हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिस्ट्री का टॉपिक करने जा रहे हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि 19वीं शताब्दी में भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के मुख्य कारण क्या थे। कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई उसके क्या कारण थे, किन किन कारणों से जो है ये राष्ट्रवाद भारत में उत्पन्न हुआ। जो इतने आंदोलन चले, महात्मा गांधी इस आंदोलन से जुड़े, ये सारे जो 1857 की क्रांति के बाद जो स्टार्ट हुए हैं वो किन कारणों से हुए, तो उन्हीं के बारे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय, उसका विकास, इन चीज़ों के कारण क्या थे, या फिर इन चीज़ों के लिए कौन से कारक जिम्मेदार थे, कौन से कारण इनके लिए उत्तरदायी थे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने की। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अथवा राष्ट्रीय जागरण के उदय का कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको क्वेश्चन किसी भी टाइप से रिटर्न में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सारे टाइप ले लिए हैं। इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इस टाइप से तो आप इन सभी का आंसर एक ही होगा। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति के कारण का वर्णन कीजिए। कि जो राष्ट्रीय चेतना है लोगों में, राष्ट्र के प्रति जो चेतना आई, जो जागरूकता है, उसके कारण क्या थे, तो उसके बारे में हमें बताने कि वो कौन कौन से कारण है जिसके कारण जो है भारत देश के लोगों, उन नेताओं, उनमें अपने देश के प्रति जागरूकता आई और उन्होंने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने का निश्चय लिया था। तो ये हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। बीए फोर्थ सेमेस्टर में ये जो है सिलेबस दिया हुआ है, उसी का मैंने पहला चैप्टर लिया है आज, राष्ट्रीय चेतना के उत्पत्ति के कारण। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ये जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है वो कंप्लीट आपको यूट्यूब पे मैं करवा दूंगी फ्री में क्लासेस। और इस क्लास की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप मुझे इसलिए जो है टेलीग्राम का लिंक मैंने चैनल के अबाउट में दिया है, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आसानी से। और प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आपको क्लास चाहते हैं आप, तो उस टॉपिक को आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति के कारण, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा इसका बेस देखते हैं। कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रवाद अर्थात राष्ट्रीय जागृति एवं स्वतंत्रता की भावना का उदय हुआ। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद 1860 से लेकर 1870 तक के दशक में राजनीतिक चेतना का विकास जो है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ, क्योंकि ताज़ा जो है 1857 का विद्रोह हुआ था और वो असफल भी हो गया। तो उसके बाद जो है जो लोग ज़्यादा मोटिवेट हुए थे इस चीज़ को लेकर। तो 1860 से और 1870 10 सालों में जो है ज़्यादा राजनीतिक चेतना आई लोगों में। इस दौरान चले धार्मिक सामाजिक, आएगा यहाँ पे, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन ने भारतीय धर्म में सुधार किया, भारतीय धर्म को प्रभावित किया, भारतीय समाज, शिक्षा तथा राजनीति को बहुत प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप भारतीयों में सामाजिक चेतना के साथ साथ राजनीतिक चेतना का भी विकास हुआ। कि समाज के प्रति भी चेतना आई, समाज में बुराइयों को प्रति भी जागरूक हुए लोग, और साथ में राजनीति के प्रति भी उनमें चेतना आई, उन्हें सही गलत जो है फर्क अच्छे से समझ आने लगा। इसके बाद भारत में धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक संगठन स्थापित होने लगे, मतलब ग्रुप्स बनने लगे, जगह जगह इकट्ठा होने लगे लोग, और उन्होंने किसी एक चीज़ को स्पेशल टारगेट करके जो उस चीज़ का ग्रुप बनाया कि हम इस चीज़ के लिए ये संस्था खड़ी करें और इसमें जो ग्रुप जो मेंबर होंगे वो इसके लिए काम करेंगे। जैसे कि 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। आप इसको फैक्चुअल भी ले सकते हो, फैक्ट का भी क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई। सबसे पहले तो कब होती है, 1876 में। 1857 के विद्रोह के बाद 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई। उसके बाद है कि किन्होंने की, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दो व्यक्तियों ने जो है मिलकर इस एसोसिएशन, इस संगठन, इस ग्रुप का निर्माण किया। इसलिए मैं इनको हाईलाइट कर दिया, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इसी प्रकार मद्रास के नवयुवकों के, मद्रास के जो नौजवान थे
जैसे कि पी रंगिया नायडू, MP राघव चेरियार तथा पी आनंद चार्लू। इन्होंने 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब होती है, तो 1884 ईस्वी में। उसके बाद कि किन्होंने की या फिर किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा स्थापना में, तो पी रंगिया नायडू, MP राघव चेरियार तथा पी आनंद चार्लू, इन सभी का जो है मद्रास महाजन सभा में योगदान रहा। 1885 में मुंबई के राष्ट्रवादियों, जिनमें कि KT तेलंग शामिल थे, फिरोज शाह मेहता थे, इन्होंने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। और 1885 में जो है राष्ट्रीय जागृति चरम सीमा पर पहुंच गई और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसको कि हम आगे डिटेल से देखेंगे। कांग्रेस की भी स्थापना होती है, लेकिन कांग्रेस से पहले की संगठन है जो बनाए गए हैं। तो 1876 में बना इंडियन एसोसिएशन, 1884 में बना मद्रास महाजन सभा और 1885 में बनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये तीन ग्रुप जो है, तीन संगठन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनका सन याद रखिए कि कब स्थापना हुई, वन लाइनर में आ सकता है, और किनका इसमें योगदान था या किन्होंने इसकी स्थापना में अपनी सहायता दी, किन्होंने इनकी स्थापना में जो है अपना बल दिया। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अब आते हैं हम कारणों के बारे में कि जो लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति चेतना आई, जागरूकता आई कि हमें अपने देश को आज़ाद करवाना चाहिए। हमारे अंग्रेज जो है हमारे देश का शोषण कर रहे हैं, हमारे देश का फ़ायदा उठा रहे हैं। इन सभी के बारे में जो हम डिटेल से देखेंगे, काफ़ी पॉइंट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक पे हमारे 5-6 क्लासेज हो जाएंगे आराम से। तो इस टॉपिक को जो है हम डिटेल से कवर कर लेंगे। आप चाहे BA का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चाहे सिविल सर्विसेज का, कहीं पर भी अगर ये क्वेश्चन आता है, चाहे वो थ्योरी टाइप में हो चाहे वो फैक्ट टाइप में, आपके सारे कंसेप्ट यहाँ से आसानी से क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रीय चेतना अथवा राष्ट्रीय जागृति के कारण, कि राष्ट्रीय चेतना और जो जागृति आई उसका उदय कैसे और उसके विकास, इनके सबके प्रमुख कारण इस प्रकार थे। तो हमें कारणों को देखना है। सबसे पहला हमारा कारण है ब्रिटिश साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद का टॉपिक मैंने पहले ही एक क्लास डाली हुई है अपने YouTube चैनल पर, इसी पे, कि साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है। तो आप सबसे पहले तो साम्राज्यवाद को समझिए, क्योंकि जब हम अंग्रेजों का और भारत में शासन पढ़ेंगे अब आगे, तो हमें साम्राज्यवाद वर्ड कई बार देखने को मिलेगा कि साम्राज्यवाद होता क्या है। ठीक है, तो अंग्रेजों का साम्राज्यवादी नीति थी, तो पहला कारण ही है। तो इससे पहले आपको वो क्लास जरूर देखनी है। कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो नीति अपनाई गई, उन सभी के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। ब्रिटिश शासन, कि जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, जब अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, इस दौरान, इस टाइम पीरियड में इन्होंने जो नीतियां अपनाई, इन्होंने जो अपना व्यवहार किया, उनके परिणाम स्वरूप, इनके व्यवहार के परिणाम स्वरूप जो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, अपने देश के प्रति आज़ाद कराने की भावना उत्पन्न हुई, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। तो ऐसे उन्होंने क्या नीति अपनाई थी अंग्रेजों ने भारत में, उनका कैसा व्यवहार रहा था, उन्होंने क्या क्या काम किए, जिसके कारण जो है लोग अपने राष्ट्र को आज़ाद कराने के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, ज़्यादा जागरूक हुए। आधुनिक भारत में राष्ट्रीय चेतना का जो उदय हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। कि जो राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ था, जो राष्ट्र के प्रति लोगों में जागरूकता आई थी, वो किसके खिलाफ थी, विरुद्ध या खिलाफ थी, तो वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ थी। अब भारतीयों को समझ आने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कारण भारतीयों का आर्थिक विकास नहीं हो रहा है, मतलब पैसे के मामले में हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है। तो किसके कारण नहीं कर रहा है, तो अंग्रेजों के कारण। आर्थिक जहाँ वर्ड आपको दिख जाए वहाँ पर ये मान लीजिए देश की पूंजी से संबंधित है, कि भारत के उद्योग धंधे जहाँ से लोगों को पूंजी मिल सकती है, या फिर कोई और तरीके हैं जहाँ से हमें पूंजी का सोर्स हो रहा है, तो वो वहाँ पर हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा। तो कारण क्या है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां। वास्तव में अंग्रेजी सरकार भारतीयों के हितों की उपेक्षा करके अंग्रेजों के हितों की रक्षा करती रही, कि भारतीयों के हितों की तो उपेक्षा की, उनके हित को आगे नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अंग्रेजों ने
हमारे देश में अपने हितों की रक्षा की, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, भारतीयों की इच्छाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप भारत जो था वो इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया। उपनिवेश पे भी मेरी क्लास आई हुई है कि उपनिवेशवाद क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। ये टॉपिक भी मैंने पढ़ा है क्योंकि ये वर्ड मुझे पता है कि बार बार आने वाले हैं, इसलिए इन वर्डों को मैंने आपको पहले करवा दिया, तो आप इससे पहले जो है उन क्लासों को जरूर देखें। तो इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया, उसका गुलाम बन गया। औद्योगिक क्रांति आने के बाद कि जो औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड में, काफ़ी मात्रा में उद्योग स्थापित हुए थे, फैक्ट्रियां स्थापित हुई थी। तो उसके बाद क्या है कि भारत का जो कच्चा माल था, जैसे कि कपास हो गया, ये चीज़ें कपड़े बनने के लिए जो कपास चाहिए ना कच्चे माल के रूप में, तो ये कच्चा माल जो है रेशम, कपास आदि जो है कम कीमतों पर अंग्रेज खरीद कर जो है वो इंग्लैंड भेजने लगे। कि कच्चा माल भारत के किसानों से यहाँ से खरीद लिया, कपास रेशम इन सबको थोड़ा सा सस्ता खरीद कर, और इनको जहाज़ों के थ्रू, समुद्री जहाज़ों के थ्रू जो वो इंग्लैंड भेजने लगी। और वहाँ पर जो मशीनों से माल बनकर तैयार होता, कपास से कपड़े बनते, ऐसे कपड़े वगैरह सब मशीनों से तैयार होकर फिर उनको कहाँ पर बेचा जाता था, भारत के बाज़ारों में, भारत के मार्केट में, वो भी महंगे दामों पर। तो हमें जो है, हमसे खरीदा तो उस चीज़ को सस्ता गया, लेकिन हमें बेच रहे महंगा। अगर हम खरीदेंगे तो हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो नुकसान किसका हो रहा था? पूरा का पूरा भारत का हो रहा था। कि कम कीमतों पर खरीद कर इंग्लैंड जाने लगा, और वहाँ से मशीनों में माल तैयार होकर भारत के बाज़ारों में बिकने लगी चीज़ें। इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत को एक मंडी मात्र बना दी। एक मंडी मतलब एक बाजार के रूप में प्रयोग किया कि कच्चा माल भारत से खरीदो, इंग्लैंड में माल को तैयार करो, और वहाँ से जो है उस माल को भारत के बाजार में महंगे दामों पर बेचो, ताकि जो भी लाभ हो, जो भी प्रॉफिट हो, वो सारा का सारा किसको हो जाए? वो अंग्रेजों हो जाए, अंग्रेज व्यापारियों को। मशीनी वस्तुओं के भारत में पहुंचने से लाखों की संख्या में कारीगर अथवा शिल्पकार बेकार हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि यहाँ के कारीगर और शिल्पकार जो थे वो हाथों से कपड़े बुनते थे, चरखे से कपड़े बनाए जाते थे। तो उन चीज़ों, वो चीज़ें, वही बात है ना, हाथ से बनेंगे कोई भी चीज़ तो वो थोड़ा सा पहले ही महंगा पड़ेगा, और उनमें सफाई भी जो मशीनों के मुकाबले कम होगी। तो मशीनों का माल जो था वो अच्छा था, दिखावट में सुंदर था, और वजन भी नहीं था उस चीज़ में। इसलिए जो है इंग्लैंड की जो मशीनों से बना हुआ माल था, इंग्लैंड में मशीनों से बने हुए जो कपड़े थे वो भारत में ज़्यादा बिके, और जो यहाँ के कारीगर और शिल्पकार कपड़े बनाते थे वो कम बिकते थे बाज़ारों में। तो इस तरह से जो है यहाँ के भारत के जो कारीगर थे, वो शिल्पकार थे, वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका माल बिकता नहीं था, और अंग्रेज़ों का जो मशीनों से बना हुआ माल था वो भारत के बाज़ारों में फटाफट बिक जाता था। तो ये कारीगर और शिल्पकार जो थे वो अपनी आर्थिक दुर्दशा, मतलब पैसे की जो तंगी आई थी उनमें, उस दुर्दशा के लिए, अपनी हालत के लिए किसको जिम्मेदार मान रहे थे? वो अंग्रेजों को जिम्मेदार मान रहे थे कि अंग्रेजों ने हमारा काम धंधा चौपट कर दिया, यहाँ से कच्चा माल खरीद कर ले जाते हैं और मशीनों का तैयार माल भारत के बाजारों में बेच देते हैं, जिसके कारण हमारा माल नहीं बिक पाता। परिणाम स्वरूप भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश बना दिया गया, कि पूरी तरह गुलाम बना दिया गया, इस तरह से कि माल भी अब अंग्रेजों का ही भारत में बिकने लगा। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारत से ज़्यादा धन इकट्ठा करने के लिए नई भू राजस्व प्रणालियों को अपनाया। भू राजस्व मतलब टैक्स वसूलने की नई नई प्रणालियों को अपनाया गया। टैक्स, आप इसको कर भी बोल सकते हो, कि जो कर इकट्ठा करने के जो नए नए तरीके अपनाए अंग्रेजों ने यहाँ पर, जिसमें स्थायी बंदोबस्त एक तरीका था, रैयतवाड़ी एक प्रणाली या तरीका था, एक महलवाड़ी। कभी मैं इन 3 टॉपिकों पे जो है आपकी क्लास अच्छे से आपको क्लास करवाऊंगी कि स्थायी बंदोबस्त क्या प्रणाली थी, रैयतवाड़ी क्या प्रणाली थी, और महलवाड़ी जो है ये क्या प्रणाली थी, जो कि अंग्रेजों ने टैक्स इकट्ठा करने के लिए तरीके अपनाए थे भारत के साथ। तो इन सभी तरीकों से फायदा किसका हुआ? अंग्रेजों का। और टोटली नुकसान किसका हुआ? भारत के किसानों का, जिनसे टैक्स वसूला जाता था। इन प्रणालियों के, प्रणाली बोल दो आप, तरीका बोल दो, एक ही बात है। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय किसानों को अपने कुल उपज का,
कि उसके खेत में जितनी उपज हो रही है, जितना अनाज हो रहा है, उसका आधे से ज़्यादा भू राजस्व अंग्रेजों को देना पड़ता था। कि मेरे खेत में मान लो 50,000 की पैदावार हो रही है, तो मुझे अंग्रेजों को 25,000 से ज़्यादा जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसका मतलब था। और यह भू राजस्व जो है नगद के रूप में भी देना पड़ता था। कि मान लो मेरा खेत है, मैंने जो है 50,000 की पैदावार ले ली अपने खेत से, तो मुझे ये नहीं है कि 50,000 का अनाज हुआ तो मैं उससे अंग्रेजों को अनाज के रूप में दे दूं। नहीं, मुझे वो अनाज बेचना पड़ेगा। उससे जो मुझे 50,000 पैसे मिलेंगे, उस पैसे से आधे से ज़्यादा मतलब 25,000 से ज़्यादा पेमेंट जो है मुझे अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। ऐसा सिस्टम था इसमें। तो उस समय खेती जो है पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं थे, नहरें वगैरह ये सिस्टम नहीं था। तो अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती थी, अगर वर्षा नहीं होती थी तो फसल अच्छी नहीं होती थी, पूरी की पूरी साल की फसल खराब हो जाती थी। ब्रिटिश सरकार जो अकाल पड़ते थे, अकाल और महामारियों के समय जनसाधारण लोगों की सहायता नहीं करती थी। कि कई बार अकाल भी पड़ते थे पहले, और महामारियां, कोई बीमारी भी फैल जाती थी गांव वगैरह में, किसानों में, फसलों में। तो उस समय जो है जनसाधारण लोगों की या किसानों की अंग्रेजी सरकार ने कोई हेल्प नहीं की, उनको किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो इस भू राजस्व टैक्स को नगद रूप में चुकाने के लिए किसानों को क्या करना पड़ता था? जो साहूकार होते थे, जिनको अपना अनाज बेचते थे, उनसे कर्ज लेना पड़ता था। परिणाम स्वरूप किसान कर्ज के बोझ के नीचे दबते चले गए, मतलब उनका कर्ज जो है उन पर बढ़ता चला गया। क्योंकि एक फसल का कर्ज ले लिया अंग्रेजों को टैक्स देने के लिए, फिर मान लो दूसरी बार भी उन्हें टैक्स देना, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। इस प्रकार किसानों पर जो है वो कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। किसान जो है वो निर्धनता, भूखमरी, महामारी आदि से मरने लगे, और अपनी इस खराब हालत, अपनी इस दुर्दशा के लिए जो है ब्रिटिश सरकार को ही जिम्मेदार मानते थे। कौन लोग? किसान लोग। औपनिवेशिक शासन में भारतीय शिक्षित वर्ग भी ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट हो गया। तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा अब तक की? पहले हमने शिल्पकार और कारीगरों को देखा कि वो ब्रिटिश सरकार से असंतुष्ट क्यों थे। उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि वो अंग्रेजी सरकार को पसंद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनका काम धंधा चौपट हो गया अंग्रेजों के कारण। फिर हमने देखा कि किसान अंग्रेजों का विरोध क्यों कर रहे थे। तो किसानों के साथ भी अंग्रेजों ने ऐसे टैक्स लेने के नए नए तरीके अपनाए, तो उनके कारण किसान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। अब हम देख रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग था, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, वो भी अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हुए। तो इन सभी, जैसे जैसे लोग खिलाफ होते चले गए, वैसे वैसे राष्ट्रीय भावना उनमें उत्पन्न होती चली गई। तो इस पूरे टॉपिक में, पूरे क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि भारत की जनता अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हुई और उनमें अपने देश को आज़ाद करने की भावना कैसे उत्पन्न हुई। तो हमने देख लिया कि शिल्पकार और कारीगर वो क्यों खिलाफ हुए अंग्रेजों के, वो उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने की कैसे उनके मन में भावना जागी और उन्होंने कैसे अंग्रेजों का विरोध किया। फिर हमने देख लिया कि किसानों ने क्यों अंग्रेजों का विरोध किया। अब हम देख रहे हैं कि जो शिक्षित वर्ग था वो अंग्रेजों के खिलाफ क्यों हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हमें टॉपिक आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे। जितने भी हम इसमें पॉइंट्स करेंगे उनके थ्रू हमें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि भारत में जो ये राष्ट्रीय चेतना थी, देश को आज़ाद करने की भावना थी, ये ज़्यादा तीव्र कैसे हुई, किन कारणों से हुई, किन कारणों से जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई और नेताओं ने उनमें भाग लिया, और महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को स्टार्ट किया। इन सभी के बारे में डिटेल से हम देखते चले जाएंगे कि औपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षित वर्ग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट था। अब जो शिक्षित वर्ग था वो असंतुष्ट क्यों था, इसके बारे में देखेंगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचलन के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि जो सरकार थी, अंग्रेजी सरकार, उन्हें बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दे देगी। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों को ऊंची नौकरियां, मतलब बड़ी बड़ी नौकरियां प्रदान नहीं की। तो कि जो युवा शिक्षित वर्ग, मतलब जो जवान लोग थे, जवान युवक थे, जो शिक्षित वर्ग थे, उन्होंने विदेशी शासन की बुराइयों को पहचानना शुरू किया और उनका वास्तविक रूप जो है जनता के सामने उजागर किया। क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग थे, उन्हें जल्दी समझ आ गया कि हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम
एग्ज़ाम्स भी क्लियर कर रहे हैं, हम अच्छी खासी पढ़ाई भी करें अंग्रेजी, फिर भी हमें ऊंची नौकरियां नहीं दे रही, हमें ऊंचे पदों पर जो है जॉब नहीं प्रदान कर रही अंग्रेजी सरकार। तो क्यों नहीं करे? उनके धीरे धीरे सारा का सारा मामला समझ आने लगा। जब उनको समझ आने लगा तो उन्होंने भारत देश की जनता को समझाना शुरू किया कि अंग्रेजी सरकार हमारे साथ कैसा खेल खेल रही है, वो कैसी प्लानिंग हमारे साथ कर रही है कि हमें नौकरियां दे नहीं रही और हमें जो है अंग्रेजी पढ़ाई करवा रही। तो इन सभी कारणों को उन्होंने समझा और जनता को जागरूक किया। इस प्रकार इस वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हो गया। कौन से वर्ग में? भारतीय शिक्षित वर्ग में, जो पढ़े लिखे भारत के नौजवान युवक थे, उनमें भी अंग्रेजी सरकार के प्रति विरोध उत्पन्न हुआ और राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार की व्यापारिक एवं चुंगी मतलब टैक्स कर जो नीतियां थी, वो व्यापारियों के धंधों की उन्नति के मार्ग में बाधक बन गई। अब व्यापारी लोग जो थे भारत के, वो अंग्रेजों के खिलाफ कैसे, उनके बारे में देखते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापारिक नीतियां अपना रही थी, व्यापार करने के नियम बना रखे थे और टैक्स भी ज्यादा लेते थे। अंग्रेजों ने क्या तरीका अपना रखा था कि अगर हम भारत से कोई भी चीज़ बाहर भेज रहे हैं तो उस पर टैक्स कम लगेगा, लेकिन हम अगर इंग्लैंड से या फिर किसी दूसरे देश से कोई चीज़ भारत में मंगवा रहे हैं तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगता था। तो इस कारण जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ धीरे धीरे व्यापारी भी होने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय पूंजीपतियों मतलब जो पैसे वाले ज़्यादा लोग थे, भारत के पैसे वाले ज़्यादा लोग थे जो व्यापार वगैरह करते थे, उनके साथ साथ राजा महाराजा जमींदार भी अंग्रेजों की इस भेदभावपूर्ण नीतियों से परेशान होकर राष्ट्रीयता की तरफ आकर्षित हुए। तो उन्होंने भी जो है, उनके मन में भी राष्ट्र के प्रति प्रेम जागने लगा और उन्हें अंग्रेजों से घृणा होने लगी, क्योंकि अंग्रेज लोग भारतीय व्यापारियों को, राजा महाराजाओं और इनकी स्वतंत्रता को छीन रहे थे, उन्हें उन्नति नहीं करने दे रहे थे। अतः भारतीय जो थे वो इस शोषणकारी अंग्रेजी सरकार की समाप्ति की कामना, यहाँ पे समाप्ति वर्ड है, अंग्रेजी सरकार की समाप्ति की कामना करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे भारत में साम्राज्यवाद का विरोध हुआ। जो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना रखा था, उस चीज का विरोध होने लगा और राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में। अब हम जैसे जैसे आगे पॉइंट्स करेंगे उसमें हम इन सभी को डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा पॉइंट रहेगा कि भारत के यूरोपीय देशों से संबंध जो है कहीं ना कहीं वो भी भारतीयों में जो है इसके राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का एक कारण बनी। कैसे बनी वो देखते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीयों के यूरोपीय देशों के साथ गहरे संबंध स्थापित हुए, जिसने भारत के लोगों को भी प्रभावित किया। जब ब्रिटिश शासन था, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, तो भारतीय जो बड़े बड़े व्यापारी थे या फिर पढ़े लिखे वर्ग थे, उनका दूसरे देशों के साथ संपर्क हुआ, क्योंकि कच्चा माल मंगवाना पड़ता था कई चीज़ों का और वहाँ पर माल की डिलीवरी भी करनी पड़ती थी। तो इस कारण जो है दूसरे देशों से कनेक्ट हुआ अंग्रेजों के कारण ही भारत का। तो जर्मनी तथा इटली की स्वतंत्रता से भारत के लोगों में यह प्रश्न उठने लगा कि जब ये छोटे छोटे देश आज़ाद हो सकते हैं तो हम आज़ाद क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि जब जर्मनी और इटली की स्वतंत्रता हुई, उनका एकीकरण हुआ, तो वही बात अंग्रेजों के थ्रू इन बातों का पता भारतीयों को लगा कि जो जर्मनी देश और इटली देश है वो इकट्ठे हो गए और वो अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो गए हैं। जब ये देश आज़ाद हुए तो भारतीयों के मन में एक क्वेश्चन आया कि जब ये छोटे छोटे देश आज़ाद हो सकते हैं अंग्रेजों की गुलामी से, तो हम आज़ाद क्यों नहीं हो सकते। अतः भारतीयों ने पश्चिमी देशों से मुक्ति, स्वतंत्रता तथा अधिकारों का जो ज्ञान प्राप्त किया, उस पर अमल करके ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के सपने देखने लगे भारतीय लोग। कि इन देशों से उन्होंने प्रेरणा ली, इन देशों के लोगों से जो मोटिवेशन मिला, उनके थ्रू जो है भारतीय लोगों के मन में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद हो सकते हैं और अपने देश को स्वतंत्र करवा सकते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन की उत्पत्ति के ऊपर मैंने 2 पॉइंट आपको करवा दें, काफ़ी पॉइंट और होंगे, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना एवं राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न होने के क्या कारण थे, हमारा मेन फोकस टॉपिक यही है।
तो एक तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद, अंग्रेजों की नीतियां ही ऐसी थी जिसके कारण जो है उनके जमींदारों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, कारीगर, शिल्पकारों, इन सभी के प्रति इन्होंने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण जो ये धीरे धीरे सारे के सारे वर्ग जो है अंग्रेजों के खिलाफ होते चले गए। जैसे जैसे हम आगे सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे कि और कौन कौन से कारण रहे जिनके कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई, तो हमारे टॉपिक आसानी से क्लियर होता चला जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको जो मैंने समझा है वो अच्छे से समझ आया होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, आपको फैक्ट वाइज भी चीज़ें याद हो रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी PDF फ्री में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।